तार साहब, पाकिस्तान की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। हुकूमत ने, इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया है इलेक्शन। और उधर आज एक पाकिस्तान के सीनियर ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल जो हैं, उनके साथ दो और जवान जो हैं उनको शहीद कर दिया गया है। और आपको पता है इन दिनों में पाक फ़ौज के ऊपर और एयर फोर्स के ऊपर बड़े हमले हो रहे हैं। दूसरी तरफ आपको पता है कि अफ़गान महाजरीन को जो है इल्लीगल अफ़गान महाजरीन को निकाला जा रहा है। पाकिस्तान जो है वो कह रहा है कि ये जो अमेरिका का असला छोड़ गए थे अफ़गानिस्तान में, वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। तार साहब, आपको क्या लग रहा है कि इंडिया कॉरिडोर डेवलप कर रहा है, कनेक्टिविटी दे रहा है मिडल ईस्ट और यूरोप को, और हम आपस में ही लड़ाइयों से जो है वो नहीं हो रहे? और इंटरनल आपको पता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वो तो है ही है। आप ये जो नई डायमेंशन आ रही है कि दहशतगर्दी की लहर जो है, इसको कैसे देखते हैं? क्या ये पाकिस्तान की वो जो हमने बात की थी कि 50 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से उसको रोक सकती है? क्या सिनेरियो आप देखते हैं विद दिस न्यू दहशतगर्दी की वेव? क्योंकि कहा जाता है कि इलेक्शंस तक ये चलेगी। कई लोगों इसको समझते हैं कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए और एक वीक स्टेट शो करने के लिए दे कैन प्रोलॉन्ग इट इलेक्शन तक। आप इसको कैसे देखते हैं तार साहब? चीमा साहब, ये दहशतगर्दी ना पहली दफा हुई है ना आखिरी दफा होनी है। ये भी मैं जो अगर इसके आप हिस्ट्री पढ़ें तो उसमें अब ये जो आज आप अटैक की बात कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल में एक हफ्ते के अंदर कुछ चौथा पांचवा ये अटैक है। और 98% आपकी जो है दहशतगर्दी बढ़ चुकी है। और दूसरा जो मसला है आपका, जो इस वक्त सख्त मसला है आपकी इकानमी का, वो डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस टेररिज्म है कि जहां पे जंग होगी, वहां पे जहां बम फट रहे होंगे, वहां इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? वहां से कारोबार हकीकतन जहां दो शख्स लड़ रहे होते हैं, जहां जंग होती है, बिजनेसमैन वहां से पैसा लेकर भागते हैं, आते नहीं। और जब आपकी एजेंसियां सिर्फ पीटीआई के लोगों के पीछे दो दो दफा पकड़ के उनके इंटरव्यू करा रही हैं, वो ये काम क्यों नहीं कर रही? क्या वजह है? फाइलें बनाने के तो मास्टर हैं, काले रिकॉर्ड करने के तो मास्टर हैं। आप देखिए ये सारा कुछ। इन दहशत गर्दों की काले क्यों नहीं ट्रेस कर रहे? इसको क्यों नहीं रोक रहे? अब जो जिस तरीके से देखा गया, फवाद चौधरी साहब को दोबारा पकड़ लिया गया है। एक इंटरव्यू शेख रशीद साहब का ठीक नहीं हुआ, फिर दूसरा इंटरव्यू कराया गया है। वो सदाकत अब्बासी साहब के एक इंटरव्यू से तसल्ली नहीं हुई, उनका भी दूसरा इंटरव्यू कराया गया है। तो ये दर हकीकत जो मैं समझता हूं, चीमा साहब, आप अगर सीरियस नहीं है तो करप्शन के खिलाफ सीरियस नहीं है, और आप सीरियस नहीं है तो दहशतगर्दी के खिलाफ आप सीरियस नहीं है। आपने दर हकीकत जो पिछले दौर के अंदर, अफगानिस्तान के दौर के अंदर, जब आपने दहशतगर्दी का बिजनेस शुरू किया था ना, ये उसी के साइड इफेक्ट है। और जब तक आप इसकी ग्रास रूट चीजों पे जाके वो जो ग्रुप है उनको खत्म नहीं करेंगे, आप तरक्की नहीं कर सकेंगे। आप अब बच नहीं सकेंगे तरक्की का करना, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब मैं दूसरा उसकी छोटी सी एक और मिसाल देना चाहूंगा। आपके दहशतगर्दी का एक विक्टिम जो है, जिसने पिछले दिनों पाकिस्तान में जलसा करा के हमास के एक लीडर से वीडियो खिताब करवाया था, वो कतर में चला गया। जाके तस्वीरें भेज रहा वहां से। अब वो ये आपके तो आप टेररिज्म को, आप दहशतगर्द तंजीमों को आपके लोग ओपनली सपोर्ट करते हैं, और आपकी स्टेट तमाशा बन के देखती रहती है कि क्यों क्यों इजाजत दी गई है उस बंदे को, जबकि पता है आपको कि आपने आईएमएफ के सामने भी पेश होना है, आपने अमेरिका के साथ भी रिलेशनशिप रखने हैं, और अमेरिका ने हमास को दहशतगर्द तंजीम करार दिया हुआ है आज का नहीं, बड़े अरसे से। आप उनके साथ किस तरह चल पाएंगे जब आपके लीडरान, सियासी लीडर सो कॉल्ड, वरना तो मैं समझता हूं पाकिस्तान के अंदर ना जमहूरियत ना सियासत है, लेकिन आपके सिटीजन, आपके लीडरान, आपके मदरसों के फाउंडर जो वो है मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो अल ऐलान जाकर कतर में हमास के लीडरान के साथ खड़े हैं, और उनकी बहुत बड़ी फॉलोशिप है पाकिस्तान के। उनके मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा होगा आज, आप अगर देखा जाए तो हमास के बारे में क्या पढ़ाते होंगे? लेकिन फिर आप दर हकीकत आप सीरियस नहीं है। आप हमेशा दहशतगर्दी को, मेरा ख्याल है, किसी न किसी तरीके से आप उसका वजूद चाहते हैं, ताकि हो सकता है किसी वक्त कारोबार दोबारा चल जाए। मेरे ख्याल, जो मेरी इंटेंशन, आपकी हर अगर तंजीम को देखा जाए तो वो एजेंसियों ने बनाई,
हर तंजीम। अब आप मैं तालिबान तक कहूंगा ये कि तालिबान का वजूद जो था वो उसके ज्यादा, क्योंकि तालिबान सारे पाकिस्तान से पढ़ के गए, मौलाना फजलुर रहमान साहब के मदरसों में पढ़ के गए, कराची मदरसे से पढ़ के गए, हकानिया मदरसा भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। तो दर हकीकत जब तक आप इस चीज को सीरियस नहीं लेंगे, आपकी इकानमी ठीक नहीं होगी अगर आप थोड़ा बहुत सीरियस हैं मुल्क के बारे में। लेकिन ये जो दहशतगर्दी है चीमा साहब, ये एक कारोबार की हद तक इसको बड़े खूबसूरती से चलाया गया पिछले दौर में, और मेरे ख्याल में इसको ग्रास रूट लेवल तक निकाला नहीं गया। दरमियान में पास दिया गया, पास नहीं दिया गया बल्कि उसको प्रमोट किया गया इस तरीके से कि इमरान खान रजीम जो थी और उनके साथ जो एस्टेब्लिशमेंट थी उनके साथ अटैच थी, देवर सिंपथाइजर्स विद द तालिबान। उनको दोबारा ला के आबाद करने के चक्कर में एक तो वो करते रहे हैं, दूसरा जेलों में जो थे उनको आजाद किया गया था, और कई ग्रुप है वहां पे। और दूसरा ये जो ये ग्रुप बनते हैं दहशतगर्द, इन्होंने सर्वाइव करना होता है, सर्वाइविंग के लिए ये आपकी स्टेट के आंखों के नीचे सारी स्मगलिंग करते हैं, रैंसम के लिए करते हैं, और आपकी स्टेट मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। तो ये दर हकीकत आपको सीरियस होना होगा। पता नहीं फिर आज क्यों ये इस तरह हो रहा है, लेकिन खतरनाक हद तक जाया जा रहा है। ये इसको कंट्रोल करना चाहिए मेरे ख्याल में। और आप इसमें क्या कहा जा सकता है, आपको पता ही है चीमा साहब, सारी आपकी एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है। मेरा मकसद देखने वाला वो, अब उनको चाहिए ना अपना असली काम करें। असली काम तो यही है ना, दहशतगर्दी को रोकना, सरहदों को रोकना, चीजें करना। लेकिन दो स्मगलिंग में इन्वॉल्व हो जाती है आपकी एस्टेब्लिशमेंट भी, जो बॉर्डर के ऊपर लगते हैं। पता है उनको, आपके मुफ्ती साहब ने स्टेटमेंट दी थी कि अब जो फौज के अफसरान जो स्मगलिंग में इन्वॉल्व है उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन किया जाएगा। इट मीन्स कि दे नो इट व्हाट इज गोइंग ऑन। लेकिन फिर वो स्मगलिंग को रोकें, स्मगलिंग में पैसे बनाएं या फिर दहशतगर्दी को करें, एक काम ही फिर होता है, दो काम तो नहीं होते ना। तो चीमा साहब दुख वाली बात है, ये लोग मर रहे हैं। मियां वाली एयर बेस के ऊपर अटैक, और फिर मोईज यूसुफ साहब ने उसके हक में ट्वीट दिया, उसके कहते हैं हमला तो इसको कहते हैं। उन्होंने मोईज यूसुफ साहब ने ट्वीट की है कि हमला तो इसको कहते हैं, अब देखेंगे इनको सजा क्या होती। तो फिर आपके अंदर पाकिस्तान में फिर आपके जो राय आमा है उसके कई चीजें इधर उधर है। फिर उसमें चीमा साहब अफसोस वाली बात है, जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है। तरसब हम एक सीरियस नेशन कैसे बन सकते हैं? आप कहते हैं कि कई लोग जो हैं जिन अदारों ने चीज़ों को कंट्रोल करना है वो स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं, सियासतदानों को हम सीरियस नहीं लेते, वो जेलों में हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो सकती है। कई दफ़ा आप कहते हैं कि 500 बंदा जो है वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे होना चाहिए, स्टॉप। ज्यादा 500 तो है मेरे ख्याल में चीमा साहब, लेकिन 50,000 होना चाहिए, 50,000 होना चाहिए एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के ऊपर। और दूसरा, क्रैकडाउन क्यों नहीं किया जा रहा है करप्शन के खिलाफ? पीटीआई के खिलाफ देखे ना किस खूबसूरती से इन्होंने कंट्रोल किया सारा कुछ। लोगों के कारोबार शट डाउन कर दिए गए, लोगों के बच्चों को पकड़ लिया गया, टेपें किस तरह बनाई गई हैं, किस सीरियस मुनज्जम तरीके से किया गया। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि गलत किया गया, ठीक किया गया, बिल्कुल ठीक। लेकिन यही हाथ जो है, यही टैक्टिक्स जो है, वो करप्शन के खिलाफ क्यों नहीं काम करते? क्या वजह है? और आपको वो आप ब्लीड कर रहे हैं, आप करप्शन आपकी तबाही का एक मेन जो है वो एक रीजन है। मेरा ख्याल में दहशतगर्दी के साथ भी करप्शन अटैच है, कि पैसे ले लेते हैं, फिर वो मेरा मकसद है जाके असली जगह को नहीं पकड़ते। वो हर चीज देखिए ना, मैं उसकी एक मिसाल देना चाहता हूँ। अगले दिन वो छापा मारा गया आपके सूबा सराद के, वो जो थे लीडर अपना, उनके घर में उनको पकड़ने के लिए छापा गया, लेकिन पुलिस साथ उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया उनको। सिस्टम सारे का सारे करप्ट है। आपकी हर चीज जिसमें हाथ डाला गया उसमें कोई दो नंबरी ही हो रही। देखें उसमें भी इसकी चीमा साहब, इस तरह कौमें चलती नहीं, इस तरह कौमें नहीं चलती जिस तरह अदालतें बिहेव कर रही हैं। अब इलेक्शन की एक्सरसाइज की जरूरत क्या है? अब सारी दुनिया को जो पता है अगला प्राइम मिनिस्टर जो नवाज शरीफ, सारी दुनिया कह रही है कि लंदन डील है, नवाज शरीफ डील है, सारा कुछ ठीक है। पाकिस्तान में कह रहे तो उसको इलेक्शन की एक्सरसाइज की क्या जरूरत है? उसको सुना है कि IMF की रिव्यू की वजह से डेट दी गई है, क्योंकि वो पूछेंगे क्या 72 मिलियन डॉलर सारा। मेरा मकसद है कि और उसमें $72 मिलियन में से $72 भी नहीं पाकिस्तान जाएंगे, सारे इधर उधर बाहर ही जाएंगे। मेरा मकसद है जहां जरूरत है इस वक्त पाकिस्तान के लोगों को, लंदन में जरूरत है उनको, टोरंटो में जरूरत है उनको, दुबई में जरूरत है, वो वहां पहुंच जाएंगे। $72 मिलियन। हालांकि मैं अगले दिन किसी के साथ अमेरिका में बैठा था तो उन्होंने कहा यार पाकिस्तान इज ऑन इट्स नीज जस्ट फॉर $72 मिलियन। मैं कहा यस दैट्स व्हाट इट इज। और वो भी अमेरिका अनफॉर्चुनेटली वोंट गो टू पाकिस्तान, he will just leave from Washington DC and यही कहीं अकाउंटों में इधर उधर हो जाएंगे, वो पाकिस्तान कहाँ जाएंगे। लेकिन
ये पता है लोगों को सारा, चीमा साहब दर हकीकत जो चलाने वाले हैं उनको सोचना चाहिए कि आपने 25 करोड़ में से 24 करोड़ लोगों की फाइलें जो बनाई हैं, तो उनमें देखें दहशतगर्दों की फाइलें किधर है, जो तंजीमें बनाई गई थी, एस्टेब्लिशमेट। देखें ना, जो एक बिल्डिंग बनाता है चीमा साहब, उसको पता होता है कि इसकी कमजोरियां कहाँ कहाँ है। तो हर दहशतगर्द तंजीम जो है उसके पीछे अगर देखा जाए तो एजेंसियों के लोग हैं उसमें इन्वॉल्व। लश्कर तैयबा देख लें, आप जंगवी देख लें, कौन सी तंजीम ऐसी जिसको एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद या एजेंसियों के आशीर्वाद हासिल नहीं रही है या उनके लिए काम नहीं करते रहे, तो उनको चाहिए अब कंट्रोल करें। लेकिन ये मुझे जो लग रहा है चीमा साहब, बढ़ता नजर आ रहा है, कम होता नजर नहीं आ रहा है। उसकी वजह ये है कि वो जो अब हम पहले आप बात कर रहे थे कि अब उनके पास असला अमेरिकन है, और उनको और दुनिया को भी सोचना चाहिए, जब अमेरिका छोड़ के भागा था यहां से, हमें पता नहीं था क्या छोड़ के जा रहे हैं वापस। और दूसरी बात यह कि जब आपने सैंक्शंस लगाई, उनके डॉलर भी रोक के रखे हैं, उन्होंने बेचना नहीं असला। असला आप कह रहे हैं पाकिस्तान आ गया, असला तो चल रहा है इस वक्त गाजा के अंदर, अमेरिकन असला चल रहा है। जो असला यूक्रेन को दिया आपने वो भी बिक रहा है सारा ब्लैक मार्केट में। पुतिन साहब की स्टेटमेंट आई कि ये असला वही बिका है, और दूसरी साइड से डिनाई नहीं हुई, यूक्रेन ने डिनाई नहीं किया, उन्होंने कहा नहीं हमने बेचा नहीं है, ये रशिया ने हमसे छीन के दिया, बेचा ब्लैक मार्केट। दे डिडंट डिनाई इट कि असला जो है वो नहीं है, हमारा असला नहीं, हमने नहीं बेचा। नहीं, वो कहते हैं हमने नहीं बेचा, किसी और ने बेचा, मतलब बिका तो है ना, फिर ब्लैक मार्केट से लेकर पहुंच गए। इस वक्त गाजा में चल रहा है अमेरिकन असला सारा। और लेकिन ये कि अमेरिका की तो प्रोडक्ट भी यही है ना, अगर देखा जाए तो अमेरिका तो ना गाड़ियां बना सकता है, ना जहाज, दूसरी चीजें बनाता है, वो तो सिर्फ असला ही बनाता है। और वो उनको इस वार बेस्ड इकोनॉमी आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर, एंड दिस इज व्हाट इट इज। वो तो असला। तार साहब ये बिल्कुल आपने सही कहा, वॉर बेस्ड इकानमी। तार साहब एक और बड़ी खबर आई है कि इसराइल ने इंडिया को कहा है कि हमें 1 लाख वर्कर दें, क्योंकि वो जो फ़लस्तीनी वर्कर्स वहाँ पे काम करते थे वो कहते हैं जी 7 अक्टूबर के बाद अब वो तो काम नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि इंडिया तो बहुत बेनिफिशरी भी है, कई तरफ से तो ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद अमेरिकन ये कहें इंडिया को कि वो इसराइल को असला भी दें, बिकॉज जिस तरह पाकिस्तान से असला लेके यूक्रेन को दिया गया, बिकॉज कंपैरेटिवली चीप पड़ता है वो, तो इंडिया के जो मैन्युफैक्चर्ड असला है वो सारी बात है वेस्टर्न मंडियों की निस्बत तो वीक कमजोर सस्ता ही मिलेगा, क्योंकि इनकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ पे कम होती है। तार साहब इसको कैसे देखते हैं कि अब इंडिया जो है वो इसराइल की मार्केट में जाएगा, तो ये तो फ़लस्तीनी वैसे ही आउट हैं गेम से, लेकिन इंडिया की उसको कैप्चर करने को, मार्केट को कैप्चर करने को। और मैं आपको बताता चलूँ कि द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इंडियन जो वर्कर्स हैं दे आर मेकिंग एन इम्पैक्ट। तो ये वो इम्पैक्ट इस तरह है कि जितने भी पेटेंट राइट्स हैं, जो अमेरिका के बाद चाइना और इंडिया इस वक्त जो है वो टॉप पे जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल पेटेंट राइट्स फाइल करने में। तो हाउ डू यू सी दिस इजराइल डिमांड फॉर द इंडियन वर्कर्स? लगता तो यह है कि बेनिफिशियरी तो इंडिया हो गया इस क्राइसिस का, जिसके वर्कर्स और सारे पढ़े लिखे लड़के वहां चले जाएंगे फॉर जॉब्स। चीमा साहब पहले भी तो आप देखें 18,000 इंडियन थे इस वक्त, ये जंग से पहले ये जब नंबर सामने आए थे 18,000 इंडियन थे इसराइल के अंदर। और आई एम सरप्राइज, उसमें जो तीन इंडस्ट्री में थे वो, एक तो जो सीनियर केयर थी, उनके घरों में काम करने वाली इंडियन नर्सेज थी। दूसरे डायमंड ट्रेड के अंदर, क्योंकि भारत की भी मोनोपोली है गुजरात की डायमंड, इसराइल की भी, तो डायमंड इंडस्ट्री में थे। तीसरे थे इनके आपके हाईटेक, वो जो दूसरे जो इंटरनेट वाले, ये सारे जो कंप्यूटर रिलेटेड थे। तो वो तीनों पहले भी 18,000 को थोड़े नंबर नहीं होते चीमा साहब, अगर देखा जाए तो अब मजीद होंगे। लेकिन उसमें बात यह है कि आप हुकूमत की तरफ से पॉलिसीज, मुझे इससे भी ज्यादा जो एक खबर मैंने अगले दिन देख के हैरान हो गया था कि रशिया से उनकी तेल की वो एक तो इशू बन रहे हैं, पूरी दुनिया में तेल के बनेंगे आगे। और मैं बल्कि हैरान था इस वक्त चीमा साहब, जंग के असरात दो चीजों पे हो गए, खुराक पे, गंदम पे, और दूसरा पेट्रोलियम पे। इसकी वजह से और पूरी दुनिया फिर दोबारा रिसेशन की तरफ जाएगी दोबारा। लेकिन उसमें मैं हैरान इस बात पे था कि फौरन भारत ने स्विच करके तेल वेनेजुएला से ले गए। और मेरे वतन अजीज से किसी को पता ही नहीं है कि वेयर आर वी हेडिंग, हम कहां जा रहे हैं, हमारे क्या होगा पाकिस्तान का इस सारी दुनिया के क्राइसिस के अंदर। 3 क्राइसिस जो है इस वक्त जो रिसेंट पूरी दुनिया फेस कर रही है। कोविड के बाद आपका अभी तक सप्लाई चेन पूरा बहाल नहीं हुआ था, नंबर 1। दूसरा, यूक्रेन की वार ने सक किया सारी इकानमी, पूरी दुनिया की इकानमी। अब तीसरा झटका इस चीज का है, और सारी दुनिया फिर दोबारा फेस करेगी रिसेशन को।
तो मेरे वतन अजीज कहां जाएंगे वो? मेरा मकसद, किसी ने आज तक, मैं शॉक्ड हूं चीमा साहब, आज तक मैं शॉक्ड अभी तक इस चीज में कि आज तक इंक्लूडिंग फ्रॉम इमरान खान, पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो खुद बाहर का पड़ा है, और तीसरा एस्टेब्लिशमेंट, और चौथा मेरा जो अभी नया प्राइम मिनिस्टर है, और काकड़ साहब, इंग्लिश बड़ी अच्छी। आज तक किसी ने रोड मैप दिया है कि पाकिस्तान का रोड मैप क्या है इकॉनमी की तरफ, हम किस तरह जाएंगे? सिर्फ एक बंदे ने बात की है, आसिम मुनीर ने, वो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड, और उसको भी किस तरीके से क्रिटिसाइज किया जाता है, सारा कुछ किया जाता है। मैं तो उसको क्रिटिसाइज तो खैर करूंगा कि दिस इज नॉट द आर्मीज जॉब, लेकिन फिर भी उसमें बेनिफिशियरी तो पाकिस्तान ही है ना। ये बात तो करनी चाहिए थी नवाज शरीफ को, ये बात तो करनी चाहिए थी शहबाज शरीफ को, बात तो करनी चाहिए किसी सियासी लीडर को ये बात कि एग्रीकल्चर को किस तरह करना है, लेकिन अब उन पे लोग यकीन ही नहीं करते। या फिर वो एग्रीकल्चर में आएंगे तो अपने लोगों में बांट बूट जाएंगे, सारी चीजें खा पी जाएंगे, क्योंकि हर चीज में तो करप्शन है। लेकिन आज तक चीमा साहब किसी ने कोई बात की है कि वेयर वी स्टैंड एट, हम कहां जाएंगे? रशिया से तेल लिया, आपकी रिफाइनरी है, उनको रिफाइन नहीं कर सकती, वो तेल भी सुना इंडिया जाकर आपकी तरफ आता है या मिडल ईस्ट जाता है, वहां से वो आप पता नहीं क्या उसमें से कौन कौन कमीशनें खा रहा है, क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन चीमा साहब ज्यादती है, पाकिस्तान के कोई जामे मनसूबाबंदी किसी चीज में भी नहीं, किसी चीज में भी नहीं। अब जो भारत है, खैर उसमें आपने कहा कि वर्कर उनके जाएंगे, वर्कर तो उनके हर जगह जा रहे हैं, बल्कि उसमें कई मुमालिक में कई नई एवेन्यूज जो है दे आर गोइंग। जर्मनी में काफी जा रहे हैं इस वक्त, अगर देखा जाए तो भारतीय जो है वो काफी जा रहे हैं। दूसरा ये है कि जो रिसेंट अभी डेवलपमेंट गाजा के हवाले से है कि गाजा उन्होंने क्या 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, साउथ और नॉर्थ में, और उसमें जॉर्डन से एयर हेल्प जो है मेडिकल सप्लाईज की वो फेंकी गई है विद द हेल्प ऑफ इजराइल। उनके ज़ाहिर है उनसे पूछे बगैर तो नहीं हो सकता। ये एक उसमें डेवलपमेंट थी। दूसरा उसमें वही एक और ड्रामा आगे चलने वाला है, वो भी अफसोस वाली बात है। अब अगर आप अब्दुल फतेह सीसी को देखें तो सबसे ज्यादा फायदा उसने उठाना है करप्शन में। वो पैसे मांग रहे हैं रेफ्यूजी को रखने के लिए, इजराइल से मांग रहे हैं, अमेरिका से मांग रहे हैं, और उसमें और जो जितने वो करप्ट हैं, मेरा मकसद है पाकिस्तान के आसपास ही हैं वो अब्दुल फतेह सीसी साहब, उन्होंने वहां तड़का लगाना है। दूसरी जो इसमें बात है कि टोनी बिल्किन साहब गए थे अगले दिन रामला, उन्होंने जाके मिले हैं जो महमूद अब्बास साहब से, जो कि 87 ईयर्स ओल्ड है, और उनको कहा जा रहा है कि आप आ जाएं गाजा में, अब रिप्लेस करें हमास को। हालांकि वो खुद पॉपुलर नहीं है, उनको एक तो उनके ऊपर एलिगेशंस है, फलस्तीनी कहते हैं कि ये अंडर द टेबल डीलें कर लेते हैं इजराइल के साथ, और दूसरा ये कि उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल जो है डजंट एग्जिस्ट। अगर आज वो इलेक्शन लड़े वहां वेस्ट बैंक से, वहां से भी हार जाएंगे, लेकिन पता नहीं फिर गाजा में किस तरह उनको ले जाया जा रहा है। और दूसरा अमेरिका की मैं हैरान हूं, कंफ्यूजन बिल्कुल। एक तरफ कहते हैं जी हमने इजराइल को कहा कि आप हमारी तरह की गलतियां जो है उनको रिपीट ना करें सितंबर 11 वाली, उसके बाद, लेकिन साथ असला और पैसा इस तरह दे रहे हैं जिस तरह पानी है, और खुद हालात अपने इतने $105 बिलियन मांग रहे हैं फ्रॉम द कांग्रेस। और मैंने जिस तरह बताया था, ये जंगे अब जो है ना चीमा साहब, ये मर तो वहां सिविलियन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये मनी लॉन्ड्रिंग मशीनें बन चुकी हैं, इसमें करप्शन बहुत ज्यादा है। हमारे अमेरिकन बहुत ज्यादा करप्शन इसमें कर रहे हैं। $105 बिलियन में से ज्यादातर डॉलर तो वापस ही आ जाएंगे इनको, यहां से हो सकता बाहर ही ना जाए, लेकिन सख्त अमेरिका इज फेसिंग अ ह्यूज करप्शन इश्यूज इस वक्त अगर देखा जाए। और इस वक्त यहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट है चीमा साहब और सारी गवर्नमेंट, वो टोटल फोकस उनका डोनाल्ड ट्रंप है और कुछ भी फोकस नहीं है बिल्कुल। इस वक्त हमारी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और FBI, उनका सिर्फ एक टास्क है कि हाउ टू टेक डोनाल्ड ट्रंप डाउन, क्योंकि उनकी रेटिंग बढ़ती जा रही है। और जिस तरीके से ऑपरेट किया जा रहा है अमेरिका को इस वक्त देखा जाए तो अमेरिका इज लूजिंग, ओबामा इज विनिंग, क्योंकि ओपन बॉर्डर है। कल परसों FBI के पिछले हफ्ते हमारे चीफ उन्होंने कह दिया कि अमेरिका में बड़ा बड़ा अटैक जो है वो किसी वक्त भी हो सकता है, क्योंकि बॉर्डर खुला है, लोग आ जा रहे हैं, एयरपोर्टों से आना मुश्किल है, लेकिन बॉर्डर खुला है बिल्कुल, वहां से हर आने वाले को वेलकम किया जाता है। लेकिन हालात खराब, हालात यहाँ के भी। दरअसल मैं देख रहा था अभी UN कह रहा है कि हमारे 88 लोग गजा में मारे जा सके हैं, UN एम्प्लॉयज 88 कहा, और ये कहा जाता है किसी सिंगल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कभी इतने UN के लोग नहीं मारे गए। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट ग्लोबल अदारा है जो कि सहाफ़ियों के हवाले से कह रहा है,
वो भी कह रहे हैं जो सबसे ज्यादा आज तक किसी कॉन्फ्लिक्ट में इतनी जल्दी जर्नलिस्ट मारे गए हैं वो गजा है। 26-30 के बराबर जी, सो कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट भी कह रहा है हमारे बहुत साफी मार दिए हैं, यूएन भी कह रहा है। डॉक्टर साहब ये निज़ाम दोगला नहीं हो गया और ये वन साइडेड नहीं हो गया दुनिया में, या कि आप समझते हैं कि ये दोगला तो शुरू से है, एक्सपोज अब हुआ है, या कि आप ये भी समझते हैं कि कुछ भी नहीं होगा, जो होना था उन्होंने कहा जो करना है कर लो फिर देखेंगे फिर सी। ये तो ज्यादती हो रही है, ये वन साइडेड गेम हो गई अब तो। बिल्कुल, मैं टोटली एग्री करूंगा, वन साइडेड गेम है चीमा साहब। उसमें मैं एक और बात बताना चाहूंगा खासकर, मैं सब सारा इल्जाम जो है वो अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी और अमेरिकन वीक लीडरशिप पे, टोटल जो कुछ भी इस वक्त दुनिया में हो रहा है, खासकर जंगों के हवाले से, चाहे यूक्रेन हो, चाहे ये फलस्तीन का मसला है, ये जो गाजा है, टोटल ब्लेम जाता है कि दुनिया के अंदर बैलेंस ही नहीं मौजूद इस वक्त। रशिया जब खराब हुआ है गोरबाचोव के दौर में, उसके बाद दुनिया का बैलेंस खराब हो गया, बिल्कुल टोटल। और उसके बाद कुछ अरसा तो अमेरिका एज अ सोल सुपर पावर मैनेज करने की कोशिश करता रहा है, लेकिन उसके बाद उनके हाथों से निकल गई सारी। इस वक्त बार बार कोशिश अमेरिका करता रहा, क्योंकि इनका सबसे बड़ा जो एक अमेरिका की सुपरमेसी जो थी, उसका एक रोल था द वे दे हैव बॉम्ब जापान इन सेकंड वर्ल्ड वॉर। उसके बाद बड़ी दफा इन्होंने कोशिश की है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हर जंग हारा है जब अमेरिका, इनकी इंटेलिजेंस ने काम ठीक नहीं किया, तो उसके बाद इनके हाथों से हर चीज स्लिप होती गई, और लास्ट कहते हैं ना, लास्ट नेल टू द कॉफन वाज फॉल ऑफ काबुल। उसके बाद बिल्कुल टोटली एक्सपोज्ड। और इस वक्त जो है, और दूसरा चीमा साहब जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त चल रहा है, इसमें एक ब्लेम मैं करूंगा अमेरिकन लीडरशिप को, और दूसरा ब्लेम करूंगा मुस्लिम लीडरशिप दुनिया की। वो डजंट एग्जिस्ट एनीमोर, उनके बिल्कुल मॉरल्स कोई नहीं, टोटल कोई मॉरल्स नहीं, और उसको मैं ब्लेम करूंगा उस वजह से जो कुछ भी हो रहा है आज हो रहा है। और इजराइल करेगा जो मर्जी करेगा, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। और मैं माजी का अगर उनको ट्रैक देखा जाए तो अपना वो हमेशा टारगेट अचीव करके जाके सीज फायर करते हैं। इस दफा भी अपना टारगेट अचीव करेंगे, और जो काफी हद तक वो कर चुके हैं। गाजा तो उन्होंने बिल्कुल प्लेन कर दिया उन्होंने एक ही साथ उसका, और उसमें फिर आगे मजीद करप्शन हो गया। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि फलस्तीनी भी करप्ट है, उनकी लीडरशिप भी करप्ट है, वो पैसे बनाएंगे, फतेह अल सीसी वो पैसे बनाएंगे, और इसमें अमेरिकन जो करप्ट कॉन्ट्रैक्टर हैं सारे और लीडरशिप इनकी, ये भी पैसे बनाएंगे। ये दिस इज ऑल द Ponzi scheme. The wars are just have become the Ponzi schemes to make money out of it. वार बहुत बड़ा एक बिजनेस है, ये भी मैं बताना चाहूंगा। इस वक्त वो बिजनेस चल रहा है, क्योंकि मुसलमान लीडरशिप जो बेकार है, बिल्कुल सिंसियर नहीं है अपने मुल्कों के साथ, मुसलमानों के साथ। मुझे आज किसी ने, चीमा साहब मैंने आपको भी भेजा है, मैंने उसको आज सुबह बड़ा एंजॉय किया उस चीज को। मुझे किसी ने वो मीम एक भेजी है, उसने कहा दुनिया में मार खा रहे हैं हम इसलिए कि हम मुसलमान हैं, लेकिन लगता है आखिरत में भी मार खाएंगे वहां कि हम असली हम ठीक मुसलमान नहीं। तो फिर यहाँ भी जलील हैं तो ऊपर भी जलील होंगे, फिर हमारा फिर लग रहा है यही होगा, क्योंकि उसमें कंट्रीज आर टेकिंग डिसीजंस अकॉर्डिंग टू देयर ओन इंटरेस्ट। लेकिन चीमा साहब डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल करना चाहता हूं, और वो ये है कि ये पाकिस्तान के जो इस्लामी जमातों के लीडर हैं, ये हमास से क्यों जाके मिल रहे हैं? वो हमारे एक बड़े इंपॉर्टेंट लीडर हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो हमास की लीडरशिप से मिलने कतर चले गए हैं। जमाते इस्लामी के लोग हैं वो उधर और चले गए हैं। शर्मिंदगी की बात यह है कि बाली इंडोनेशिया में तो ज्यादा, जकार्ता इंडोनेशिया में ज्यादा लोग निकले हैं, 2 मिलियन लोग निकले हैं। पाकिस्तान है तो लाख बंदा, 10,000 बंदा नहीं पाकिस्तान में निकला। ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं। बल्कि मुशाहिद सैन साहब की एक स्टेटमेंट मेरी नजरों से गुजरी हुई, उन्होंने कहा जी हमें हमास को रिकग्नाइज करना चाहिए, जबकि तारड़ साहब जो कश्मीर के, अब हमास जो है उसको ग्लोबली मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। एक बात बताएं, आपके जो कश्मीर में जो तंजीमें थी उसको तो आप कुछ कर नहीं सके, वो तो दुनिया ने दहशतगर्द करार दे दी। आप चले हमास वालों को जो है वो लीगल कराने। ये हमारे लोगों की, ये हमारे डबल स्टैंडर्ड्स हैं, हमारे डबल फेस हैं कि मजहबी जमातें जाके कतर में उनसे मिल रही हैं, जॉर्डन में या कहीं और जाके मिल रही हैं। लोग कह रहे हैं हमास को रिकग्नाइज करो। यूएन ने हमारे बंदे सारे जो है वो दहशतगर्द करार दिए हैं। हम कंफ्यूज हैं, सानू समझ नहीं अन्य की हिसाब की साहब। चीमा साहब दर हकीकत जिस चीज पे मैं और हैरान होता रहता हूँ वो ये डबल स्टैंडर्ड जो है आपका। आप हमास के लिए और फलस्तीन के लिए चीख रहे हैं यहाँ पे कि मुसलमान भाई हमारे मर रहे हैं, हम जिहाद करेंगे, तो जो पठान भाइयों के घरों के ऊपर बुलडोजर चला दिए आपने यहाँ पे, वो मुसलमान नहीं है, अफगानी इलीगल है, ठीक है, किसी सिस्टम के जरिए निकाले ना भाई उनको।
कोई सिस्टम बनाया जाए ना। उधर से वो भी थ्रेट कर रहे हैं आपको, जो डिफेंस मिनिस्टर है अफगानिस्तान का, उसने कहा कि अब तैयार हो जाओ, हम भी आ रहे हैं। चीमा साहब, लेकिन देखिए मौलाना फजलुर रहमान का कारोबार ये है ना भाई, मदरसे कारोबार है उनका। उन्होंने तो ज़ाहिर जाना है, फोटो तो अपने फोटो मार्केटिंग कर रहे हैं ना अपनी प्रोडक्ट की। फजलुर रहमान साहब तो अपनी मार्केटिंग के लिए गए वहां पे, और जमात इस्लामी का भी ट्रेडमार्क यही है। तो मेरा मकसद ये तो अपनी, लेकिन स्टेट को इनको चाहिए कि इनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। जब ये जा रहे थे मिलने के लिए, उनसे सारी बात, बाजवा साहब उनसे, आपको पता है ना, आपके एक सियासी लीडर उनको बार बार डीजल डीजल कहते थे, तो आपके आर्मी चीफ ने उसको कहा था इसको डीजल ना कहा करो, क्योंकि अफगानिस्तान में सारी कैबिनेट में से आधे इसके स्टूडेंट हैं और ये हमारी डील कर रहे हैं, वहां बैठ के बातें कर रहे हैं। इस वक्त नहीं कहा जा सकता था कि हमास को ना मिलने जाए आप, कहा जा सकता था, लेकिन नहीं कहा गया। वो अपना कोई स्कीम होगी इनकी, कोई अपना कोई प्लानिंग का हिस्सा होगा। तो ये चीजें चीमा साहब, ये सारी चीजें उस वक्त होती हैं जब आप नेशनलिस्ट हो, जब आपने पाकिस्तान को बचाने के फैसले करने हो, जब आपके ज़हन में ख्वाहिश ये हो कि आए पाकिस्तान को बचाएं, आए पाकिस्तान को बचाएं। मैंने जिस तरह आपको कहा है, मैंने आपको मुझे बड़ा अफसोस हुआ मोहित यूसुफ साहब की ट्वीट पे, जो मैंने आपको हमले के बारे में कहा है, जो मियां वाली पे हमला हुआ है, उन्होंने प्रेज किया, उन्होंने कहा हमला इसको कहते हैं। मोहित यूसुफ या मोहित पीरजादा? नहीं, मोहित जो इधर यहाँ पे जर्नलिस्ट है। वो पीरजादा फिर ना? हाँ मोहित, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया। मोहित पीरजादा साहब जो जर्नलिस्ट है यहाँ पे वाशिंगटन डीसी में आजकल, उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने क्या हमला है इन्हों कहते हैं। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत ये आपको बहसीते पाकिस्तानी बनना पड़ेगा अगर पाकिस्तान की स्टेट को बचाना है। आपको पाकिस्तान के मुफाद में फैसले करने होंगे, जातियात से ऊपर निकल गए। इस वक्त तक आप, अभी तक आप सारे जातियात में फंसे हैं। पावर पॉलिटिक्स की गेम है सारी, पैसे की गेम है और कुछ भी नहीं है। और इस पता नहीं फिर आगे चलने वाले दिनों में क्या होगा इस वक्त, लेकिन ये कि मेरे ख्याल में जो जंग का सबसे ज्यादा असर पाकिस्तान पे होगा ये इजराइल की, क्योंकि दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन आने वाला है और पाकिस्तान के अंदर वैसे ही इकानमी और जो इन चीजों के बारे में कोई प्लानिंग नहीं किसी की। मजीद गुर्बत के, पहले भी बहुत ज्यादा लोग गुर्बत की शरह से नीचे जा चुके हैं, मजीद जाएंगे, ज्यादती होगी, करप्शन मजीद बढ़ेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। भारत तो अपनी जो ऑयल की सप्लाई चेन है उसको तो मेंटेन कर रहा है। हमारी तो, हमने तो क्योंकि सारी बात है तरले मैंने तो तेल लेना होंगे, सानू तो फिर सारी गल है वहां से कम ही तेल आना है। एक अद्धे शिप में भी ठोकर ठाकर लग गई थले, कोई वटा वुटा चल गया होते तो साडा तो दिल करे सारा कुछ बंद हो बंद हो जाए। तो ये तो सप्लाई चेन तेल की मेंटेन करनी पड़ेगी तार साहब। ये तो इस पे भी जरा किसी दिन स्पेशल हमें प्रोग्राम करना चाहिए कि ये जो इकोनॉमी ऑफ वॉर है इसमें इंडिया अपनी सप्लाई चेन को कैसे डाइवर्सिफाई कर रहा है और हम उन्हीं जगहों से चीजें ले रहे हैं जहां पे, क्यों सान तो लगता है जंग होनी नहीं किधरे। सोच ही नहीं टारगेट, चीमा साहब टारगेट से सोच